नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर बेखौफ आज़ाद आवाज़। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कोई हैरानी नहीं हुई, इसी की बात की उम्मीद थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई से दूर हो गई है। सिंधिया के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है। पिछले महीने तक ऐसा सोचते थे, नहीं सोचते थे, हम नहीं जानते। सिंधिया बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। सिंधिया ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये विधायक फिलहाल बेंगलुरु में हैं और इनके इस्तीफे स्पीकर ने अभी तक मंजूर नहीं किए हैं। आपको हम बता दें कि सिंधिया 18 सालों तक कांग्रेस में रहे। इन 18 सालों में वो 17 साल सांसद रहे। सिंधिया को 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, यूपी का प्रभारी, चुनाव अभियान प्रमुख और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है पिछले 1.25 साल में। पहले सुनते हैं कि सिंधिया का कहना क्या है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इनकार करना, और वास्तविकता से इनकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। उर्दू का एक शब्द है इल्हाम, यानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। अब इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति सिंधिया साहब को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हुई है। अकबर रोड पर कांग्रेस का दफ्तर है और जो पहले राउज एवेन्यू कहलाता था, जो अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहलाता है, वहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है। दोनों के बीच का जो फासला है वो मुश्किल से, अगर क्रॉस फ्लाइट जिसे बोलते हैं, वो 3 किलोमीटर होगा। इन 3 किलोमीटर में हृदय परिवर्तन होना, ना सिर्फ हृदय परिवर्तन होना बल्कि ऐसा दिव्य ज्ञान आना अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल। गुरदीप, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। कौन किसे पचा पाएगा, मेरा ये सवाल है। कौन किसे पचा पाएगा? बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कब तक पचा पाएगी और कैसे पचा पाएगी, या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को पचा पाएंगे क्या, या कब तक पचा पाएंगे? पचा पाएंगे से मेरा मतलब है कि 2 अलग अलग संस्कृतियां हैं। एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हाँ। देखिए, राजनीति 2 तरह की होती है विनोद जी। एक सत्ता की राजनीति, एक विचारों की राजनीति। सत्ता की राजनीति क्या है कि मेरे पास अगर सत्ता है तो मेरी पार्टी को, मेरे कार्यकर्ताओं को उसकी खुशी मनानी चाहिए। लेकिन अगर पार्टी के पास सत्ता है तो उसे मैं अपनी नहीं मानूंगा जब तक मेरे पास पद नहीं हो। मुझे उसकी खुशी नहीं होगी जब तक मुझे ना कुछ मिले, जब तक मुझे कुछ ना मिले। ठीक है। सिंधिया जी के पास 8 से 11 विधायकों का समर्थन था जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय हुआ। 6 उनमें से मंत्री बन गए। तो अपने समर्थकों के 11 में से 6 मंत्री बनाने के बावजूद उन्हें खुशी इसलिए नहीं मिल रही थी कि उनके पास पद नहीं था। बाकी जितनी बातें हैं वो तो जस्टिफिकेशन है। आज उन्होंने ये बात बोली कि मंदसौर में गोली चली किसानों के ऊपर और आंदोलनकारी किसानों पे केस हुआ और कांग्रेस केस वापस नहीं ले रही थी। मैंने डिमांड की, मैंने सत्याग्रह किया और केस वापस नहीं हुआ, इसलिए सत्याग्रह का रुख मोड़ा और मैं उस पार्टी में चला गया हूं जिसने गोली चलवाई। कुल मिलाकर यही उन्होंने बात बोली है। तो ये सब तो जस्टिफिकेशन है। मेन बात यह है कि उन्होंने ये मान लिया था कि जो आज कांग्रेस की हालत है उसमें जीतना मुश्किल उनको लग रहा था। वो ये मानते आए हैं कि लोकसभा में जो उनकी हार हुई थी वो उनकी वजह से नहीं हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई थी। तो कांग्रेस से वो सत्ता नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ
वो जिस जिस पद पे रहे, वो नंबर 2 पद, महासचिव का पद नंबर 2 पे है कांग्रेस पार्टी में। वो महासचिव थे, वो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वो गांधी परिवार के सदस्य की तौर पे जाने जाते थे। उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप गांधी परिवार से था। लेकिन कहीं कोई इस तरह की जानकारी नहीं है कि अगर जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही है, कांग्रेस दूर हो गई है, तो इस बात को लेके अपने पद और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्होंने कोई संघर्ष किया हो पार्टी के अंदर, उन्होंने कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाई हो, कार्यकर्ता की बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक पहुंचाई हो, तो ये तो उन्होंने नहीं किया। वो तो सत्ता की राह पे चले हैं और बीजेपी अभी अथाह समुंदर है, सब एडजस्ट हो जाएंगे। इतना बड़ा सत्ता का पाई है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, उनको भी मिल जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन पचा पाएंगे क्या, मतलब समय लगता है ना? वो पचा लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तय कर ली, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप की दौड़ में थे। उन्होंने वो छोड़कर एक सिपह सलाहकार बनना स्वीकार कर लिया है जी। और जब ये मान लिया है कि मैं वहाँ भी सिपह सलाहकार था, यहाँ भी सिपह सलाहकार हूँ, मैं लीडर के तौर पे उभरूंगा नहीं, तो फिर इसको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहरहाल बीजेपी का इतिहास रहा है कि एक दफ़े जब काम निकल जाए तो उसके बाद ज़्यादा परवाह नहीं की जाती उन लोगों की जो बाहर से आए हैं, खासकर कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, चाहे वो रीटा बहुगुणा हों या और लोग हों। बहुत से एग्जाम्पल सामने हमारे। मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। 22 एमएलएस के इस्तीफे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्पीकर सारे इस्तीफों को वेरीफाई करेंगे, फिर फ्लोर टेस्ट होगा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस सो नहीं रही है, उनकी पार्टी फ्लोर टेस्ट जीतेगी। ये भी कहा कांग्रेस सिंधिया को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने को तैयार थी, लेकिन ऐसा लगता कि उन्होंने अपना मन बना लिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस अपना बहुमत साबित कर देगी। कांग्रेस के कई और नेताओं ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश में जो भी हालात हैं, कमलनाथ भी कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी कुछ कह रहे हैं, जो भी हालात हैं उसके बावजूद कांग्रेस का ये कहना कि पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब तो यही निकलता है ना, दोनों की स्टेज पर हम सुने, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, पिक्चर अभी बाकी है जी फ्लोर टेस्ट तक। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस आत्मविश्वास के पीछे की? जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो दावे सभी करते हैं। हर पक्ष दावा करता है कि मेरी जीत होगी। किसका दावा सच है ये जानकारी तो ना हमें है ना आपको है, लेकिन परिस्थितियां जो कह रही हैं उसको हम जरूर देख सकते हैं। परिस्थितियां ये हैं कि 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस क्लियर कट अल्पमत में आ गई है और बीजेपी ये मौके पे दावा प्रस्तुत कर सकती थी, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो आधी रात को राष्ट्रपति को उठाकर दावा प्रस्तुत कर सकती है, जो 4:30 बजे सुबह शपथ 6:30 बजे शपथ करा सकती है, जो 2 एमएलए मेघालय में थे उनके दम पे सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पे दावा प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि सारे विधायकों को लेकर वो दिल्ली गुड़गांव में आ गए हैं। तो कहीं कोई खतरा बीजेपी को है कि शायद वो बहुमत साबित ना कर पाए, इसलिए दावा प्रस्तुत करने की बजाय वो अपने सारे विधायकों को इकट्ठा करके उनको बचाने की कवायद में लग गए हैं। इसलिए जो दावा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं या कमलनाथ कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई का अंश दिखता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दावा कौन कर रहे हैं? कमलनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह वो संगठन की राजनीति के व्यक्ति हैं। शिवा कुमार जो बेंगलोर में दावा कर रहे हैं कि जहाँ पे एमएलए को रखा गया उनको, वो संगठन की राजनीति कर रहे हैं जी। वो एआईसीसी के मेंबर नहीं थे। एआईसीसी में सिंधिया थे, महासचिव सिंधिया थे, वर्किंग कमेटी में सिंधिया थे, दिग्विजय सिंह को हटा दिया गया था। लेकिन जो संगठन की राजनीति करते हैं वो ये जानते हैं कि लड़ना जरूरी है, इस लड़ाई में हारे या जीतें। लेकिन कार्यकर्ताओं को सिर्फ सत्ता का नशा नहीं चाहिए होता है, कार्यकर्ताओं को जीवट भी चाहिए, कार्यकर्ताओं को होप भी चाहिए। और ये तैयारी, ये जो दावा और ये जो खींच कर वापस जीत लाने की कोशिश हो रही है, जो शायद सफल हो शायद ना सफल हो, वो इसलिए हो रही कि संगठन जिंदा रहे। जी, कभी कभी हमें लगता है कि एक होते थे चौधरी भजन लाल हरियाणा में, उनका दौर वापस आ गया है। जब भी सरकार बनती थी और गिरानी होती थी तो ये खबर फैल जाती थी कि स्वर्गीय, अब तो स्वर्गीय हैं, कि चौधरी भजन लाल ब्रीफकेस लेकर हरियाणा जाते देखे गए। इस वक्त वही चल रहा है। इन विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, पशुओं की तरह, जानवरों की तरह बसों में लद कर, जहाज़ों में लद कर यहाँ से वहाँ जाना मंजूर किया है। किसी में इतना स्वाभिमान नहीं है कि वो कहे कि मैं इस तरह से अपने साथ बर्ताव नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि जो वैचारिक आधार होता है पार्टियों का, वो इस वक्त दोनों में मिसिंग है, गायब है।
बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। गोवा, बिहार, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में जो हुआ और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यों के चुनाव में जनता वोट किसी को देती है, सरकार किसी और पार्टी की बन जाती है। अगर सरकार उसी पार्टी की बनती है जिसे जनता ने चुना, तो कुछ महीनों बाद दूसरी पार्टी उसे गिराने की कोशिश में लग जाती है। अखबार द टेलीग्राफ ने इन राज्यों में जो हुआ उस पर कुछ सवाल पूछे हैं। क्या चुनावों का अब कोई मतलब नहीं रहा? अगर सरकारें ऐसे बननी है, चुनी हुई सरकारों को अगर गिराना है और अपनी बनानी है, तो क्या चुनावों का कोई मतलब नहीं रहा? क्या चुनाव अब सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून अब सिर्फ टूथलेस वंडर बनकर रह गया है, एक दंतहीन चमत्कार जो चमत्कार भी नहीं है? क्या पार्टियों के लिए जनादेश, मैंडेट कोई मायने नहीं रखता? मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है गुरदीप, कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश की जनता इसमें उदासीन है? और दूसरे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाती हुई है या उनकी मौका परस्ती है? हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जब भी सरकार बने वो चुनाव की मार्फत बने जी। और चुनाव का मतलब ये नहीं है कि वोट किसी को भी जाए, सरकार एक ही पार्टी की बने। जब मैं एमएलए को वोट देता हूँ तो मैं उसको अपना लोकतंत्र आउटसोर्स नहीं करता हूँ, मैं उसको देता हूँ उसकी पार्टी के बिहाफ पे, ताकि मेरी मनपसंद सरकार बने। मेरे वोट को खरीदने बेचने का अधिकार किसी एमएलए को नहीं है। ये जो परंपरा शुरू हुई थी आयाराम गयाराम की, ये इंदिरा जी के ज़माने में पहली बार प्रयोग हुआ था इसका, और तब कुछ साल तक इसको चलाने की कोशिश हुई थी। लेकिन तब देश में विपक्षी पार्टियां, जिसमें बीजेपी, जनसंघ भी शामिल थे, उस समय इंटेलिजेंसिया, उस समय मीडिया, उन सब ने मिलकर इसका विरोध किया। जो लोकतंत्र का रथ है उसका पहिया कीचड़ में फंस गया था, तो सब ने मिलकर निकाला कि इसको आगे पटरी पे डाला जाए। आज बीजेपी पावर में आ गई तो हर वो चीज़ जो उस वक्त गलत थी वो आज सही नहीं हो जाती है। आज ये नहीं पॉसिबल है कि आप लोकतंत्र का पूरा रथ ही कीचड़ में उतार दें और इसको मास्टर स्ट्रोक बोलें, इसको चाणक्य नीति बोलें। ये चीज़ तब गलत थी, ये चीज़ अब भी गलत है। और ये कहना, अभी बहुत सारे बीजेपी के समर्थक आप अपने घरों में बात कर रहे हैं तो कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये समझना चाहिए कि अब वो ज़माना है कि लव में भी सब कुछ फेयर नहीं है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वॉर में भी सब कुछ फेयर नहीं है, आप केमिकल वेपन नहीं चला सकते, आप बायोलॉजिकल वेपन नहीं चला सकते। नियम है, हर चीज़ का नियम है। और लोकतंत्र को अगर आप बिना नियम के चलाना चाह रहे हैं और कीचड़ में फंसाना चाह रहे हैं तो उसका विरोध तो होना चाहिए। इसमें सिंधिया तो सिर्फ एक कड़ी है जी। सवाल यह है कि जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से हमारी सरकार बने, और ये वही बीजेपी है जो पूरे देश में हंगामा करती थी कि ये नहीं होना चाहिए, तो कथनी और करनी का फर्क जो बीजेपी का सामने आया है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बहुत शुक्रिया आपका गुरदीप सिंह सप्पल। ऐसे में लग हमें ये रहा है कि जनता कहीं बिल्कुल अर्थहीन हो गई है, उसके कोई मायने नहीं रहे हैं, जिसने 1.25 साल पहले एक सरकार चुनी थी। और जनता जागरूक भी नहीं है, उदासीन भी है। ठीक है, तो हमें तो ये लग रहा है इस वक्त, और पूरी राजनीति मध्य प्रदेश की एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है या 2 लोगों के इर्द गिर्द, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। जनता कहीं नहीं है। इसमें हमारी रूहों की गुलामी है, हमें भी अपने आप को दोष देना ही होगा। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-2672. RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320.
आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। आज संसद में दिल्ली में हुई हिंसा पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी तब गृह मंत्री अमित शाह कहाँ थे। सरकार अगर पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकती है, तो दिल्ली में हिंसा क्यों नहीं रोक पाई। लगातार 3 दिन तक दिल्ली में हिंसा कैसे होती रही। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा को दिल्ली में हुई हिंसा का जिम्मेदार माना गया। अमानतुल्लाह खान, शर्जील इमाम और ताहिर हुसैन द्वारा किए गए कामों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया गया। जबकि कपिल मिश्रा का वीडियो सामने है, एकदम डीसीपी पुलिस साथ में खड़ा है और वो साफ कह रहे हैं कि हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, ट्रंप के जाने तक हम इंतजार कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर जवाब देते हुए कहा कि हिंसा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। अब कोशिश किसने की है राजनीतिक रंग देने की, उस पर ना हमें उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे, ना ही वो कुछ बोले, क्योंकि सब जानते हैं राजनीतिक रंग किसने दिया। अमित शाह ने हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस की भी तारीफ की और कहा कि 36 घंटे के भीतर ये हिंसा जो थी काबू में आ गई। 36 घंटे हुई ही क्यों, सवाल ये था। अमित शाह ने यह भी कहा कि भड़काने वाले बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसलिए हिंसा प्रभावित इलाकों में नहीं गए क्योंकि अगर वो जाते तो पुलिस के काम में रुकावट आती। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो दोषी होंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सुनते हैं दिल्ली हिंसा पर क्या कहा विपक्ष और बीजेपी ने। पुलिस वालों के दिल्ली का काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होती है। अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा जब होम मिनिस्ट्री है, उनका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतरने पड़ा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतरते और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था। Women have been sitting in Shaheen Bagh since 14 December. There's no violence. But whenever BJP leaders spoke, they were saying, ये शाहीन बाग, ये देशद्रोही है, इसको गोली मारो, उड़ा दो। और उससे घृणा चारों तरफ फैलने लगा। अजीत डोभाल, he visited these affected areas on 26. What was the Home Minister doing? Why was the Home Minister absent in action? श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था और मैं अगले दिन गया। उस वक्त कोई घटना नहीं। मैं यहाँ पर 6:30 बजे आ गया। पूरा समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर ये कैसे आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो इसकी। दंगे होते हैं तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते। मैंने ही श्री अजीत डोभाल को विनती करी थी कि आप जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए। बहरहाल एनएसए सड़क पर उतरे। जो काम किसी इलाके के एसएचओ को करना चाहिए वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया। और मीनाक्षी लेखी ने तो यहाँ तक कहा कि आप उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री जो हैं वो पुलिस थाने में बैठेंगे। क्यों ना करें हम उम्मीद, जब 36 घंटे हिंसा चल रही हो, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जलाई जा रही हो, लोग मारे जा रहे हो, तो ऐसे में तो फ़र्ज़ बनता है गृह मंत्री का कि वहाँ पर रहें वो। बहरहाल बातचीत के लिए मेरे साथ हैं इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी। मेरा बहुत धन्यवाद पहले तो समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये कि पूरे 65 दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होते रहे और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 3 दिन की हिंसा से प्रदर्शन को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई। अब यहाँ संपत्ति जब्त करने की नौबत आ गई। आप इसे किस निगाह से देखती हैं? आपके मुताबिक सच्चाई क्या है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल शुरू से ही, जब से ये एंटी सीए प्रोटेस्ट्स चालू हुए और ख़ासकर जैसे ही उन्होंने एक मास फॉर्म अज्यूम किया और ख़ासकर जैसे स्टूडेंट सामने आए, जामिया से सारी कहानी शुरू होती है और वहाँ का जामिया का जो स्टूडेंट बॉडी है वो बिल्कुल मिक्स्ड है, हिंदू मुस्लिम उसमें दोनों इक्वल तादाद से हैं, बल्कि हिंदू बहुत हैं। वहाँ के टीचर्स की भी कम्युनिटी जो है बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सब उसमें है। तो उसको एक कम्युनल रंग देना बहुत मुश्किल था और इसीलिए जब वो प्रोसेशन निकला और उसके बाद जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि बसें जलाई गई और ये, और बाद में जाके
कैंपस के अंदर जाके पीटा, ये दिखाने के लिए कि आसपास के जो लोग थे, जो उस एरिया में रहते हैं या कोई बाहर से आके, उन्होंने इस प्रोसेशन का कंट्रोल ले लिया था। तो मुझे तो लगता है कि ये उसी समय से ये कोशिश करी जा रही थी कि ये सारा जो प्रोटेस्ट है, जो कि मुझे लगता है कि एक अद्भुत तरीके से एक क्रॉस कम्युनिटी प्रोटेस्ट था, बल्कि बहुत दिन बाद मुझे लगता है हिंदुस्तान में हमें देखने को ऐसा एक एग्जाम्पल मिला है, जहाँ पे हर धर्म के लोग जो हैं एक साथ मिल रहे थे। स्टूडेंट्स में तो इन एनी केस कोई फ़र्क मानते ही नहीं हैं। तो जेएनयू के स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में आगे थे, हालांकि जेएनयू में अंदर अपना एक और इशू था, पर जिस दिन जामिया के स्टूडेंट्स को पकड़ के इन्होंने अंदर डाला और बहुत पिटाई करी, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ आईटीओ पे रात को पहुँच गए थे 100 की तादाद में, और उनको स्टूडेंट्स को छोड़ना पड़ा था 3-4 घंटे के अंदर। तो ये पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी सामने आ गई थी। इमीडिएटली एएमयू में शुरू हो गया। एएमयू में भी लोग यहाँ बैठ के क्या समझते हैं कि वहाँ बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड है, नहीं है, वहाँ पे भी हिंदू कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है स्टूडेंट कम्युनिटी में। तो ये एक मुझे लगता है कि जेन्युइनली क्रॉस कम्युनिटी सेक्युलर एक प्रोटेस्ट जो बन रहा था, और इशू ऐसा था सिटीजनशिप का, इसमें कोई कम्युनल इशू नहीं था। इसको शुरू से ही कोशिश कर जा रही थी कि एक नैरेटिव बनाया जाए कि ये एक मुस्लिम प्रोटेस्ट है और इसको एक कम्युनल रंग दिया जाए। और जो ये राइट्स हैं ये तो साफ जाहिर है, कपिल मिश्रा की स्पीच तो एक है, पर आप मुझे ये बताइए कि हम कपिल मिश्रा से क्यों शुरू करते हैं? वो तो एक सोल्जर है नीचे लेवल का। जब हमारे गृह मंत्री, जिन्होंने आज एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया है लोकसभा में, उन्होंने करंट किसने लगाया था? शाहीन बाग में इलेक्शन स्पीच में किसने ये कहा था कि बटन यहाँ दबाओ और करंट वहाँ लगे? वो क्या एक कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था तो क्या था? जी, प्रोवोकेशन। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, वापस आऊँगा। दिल्ली में हुई हिंसा को करीब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। वेबसाइट द स्क्रोल की रिपोर्ट बताती है कि हिंसा के बाद जो मामले सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़ी शिकायतों को पुलिस नज़रअंदाज कर रही है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हिंसा में घायल लोगों का इलाज तो चल रहा है, लेकिन ये जख्मी कैसे हुए, इन्हें गोली कैसे लगी, पुलिस ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली हिंसा के खिलाफ 702 केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसमें कितने मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, पुलिस ने ये साफ नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान कई परिवारों की शिकायत पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की है। हिंसा के बाद गुमशुदा हुए लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा के दौरान गुमशुदा हुए लोगों की तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। द कैरावैन की रिपोर्ट बताती है कि हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम इलाकों से कई नौजवानों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बाद पुलिस द्वारा लोगों को लगातार हिरासत में लिए जाने के कारण हालात को सामान्य बनाने की जगह डरावना बना दिया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जितने भी नौजवानों को पुलिस उठा रही है वो मुस्लिम इलाकों से हैं, इसके पीछे की राजनीतिक मंशा क्या हो सकती है? एक तो ये है यही कि दिखाने के लिए कि जो जिन लोग, जैसे कि आज पार्लियामेंट में कहा गया कि ऐसे राइट्स हो ही नहीं सकते थे अगर कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, तो साफ यही कहने की कोशिश हो रही है कि ये एक कम्युनिटी, और यहाँ तो क्लियरली एलिगेशन जो है, मुझे नहीं लगता कि हमारे गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने कंस्पिरेसी करी थी, मतलब उनका शायद जो इशारा है दूसरी तरफ है। और जितने लोग आप देखिए कि अभी तक जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, और यंग लड़के भी और जो लीडरशिप लेवल पे भी, आप मुझे दिखा दीजिए कि उनमें से सारे क्यों एक कम्युनिटी के हैं। ये एक दिखाने का तरीका नहीं है, जबकि सब जितने भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे कोई बायस रिपोर्ट्स भी हों, वो सब मानते हैं कि काफ़ी हद तक ये एक तरफा एक तरह से हमला था। शुरू में तो था ही, कुछ जगह जाके कुछ प्रोटेक्शन के लिए रिटेलिएशन या कुछ भी हुआ होगा। और जहाँ तक ये इनका सवाल है, जो मैं वीडियो कई सारे मैंने देखे हैं जहाँ पुलिस की कॉम्प्लिसिटी साफ सामने आती है। अब कैसे है कि अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं, हमें बीबीसी में जो रिपोर्ट्स हमने देखी है एक कम्प्लीटली नॉन बायस्ड, अगर वो आप रिपोर्ट्स देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस का रोल था। तो पुलिस कौन सी कम्युनिटी को हेल्प कर रही थी?
जी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, लोगों के भी हमारे भी। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने एक कम्युनल सांप्रदायिक रंग दिया, जैसा कि हमारी मेहमान कह रही हैं। आर्टिकल के मुताबिक इन प्रदर्शनों को कम्युनल रंग देने में काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब भी हुई है, हम नहीं जानते हुई है या नहीं हुई है। हाल ही में हुई दिल्ली की हिंसा ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शुरू हुए इन प्रदर्शनों को सांप्रदायिकता से ढक दिया, हम नहीं जानते एक बार फिर कि कितनी कामयाब हुई। दिल्ली हिंसा के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान ये हिंसा जानबूझकर हुई ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। आर्टिकल में ये भी कहा गया कि अब देश में ऐसा राजनीतिक माहौल बना दिया गया है जिसमें विरोध की आवाज़ को और दबाया जाएगा और लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है मृदुला जी, संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि एक तरफ तो ये सोच जो प्रताप भानु मेहता की सोच है कि नैरेटिव कामयाब हो गया और ढक दिया है, और दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री का ये कहना कि पूरे देश में इस वक्त 293 शाहीन बाग जैसी साइट्स देश में चल रही हैं। तो ये ऐसे जो आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन, ये कोई इंस्टेंट फूड तो है नहीं कि नतीजा एकदम सामने आ जाएगा। ये लंबा लंबा चलते भी हैं, सरकार के पास भी 4 साल हैं। तो आपको ये जो शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट है जो 293 जगह चल रहे हैं, इनका भविष्य क्या दिखता है? क्या ये लगातार चलेंगे या ख़त्म हो गए हैं? या था शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो थोड़ा डराने वाला है। क्या वाकई ये ख़त्म हो गया है शाहीन बाग जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जबकि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट करी है 293 साइट से? नहीं, देखिए ख़त्म बिल्कुल नहीं हो गया है, पर कोई भी जो मास मूवमेंट होती है उसमें उतार चढ़ाव होता है। ज़रूरी नहीं है, जिसको शाहीन बाग अब एक सिंबल बन गया है एक तरह के नॉन वायलेंट मास प्रोटेस्ट का। जी, वो हो सकता है किसी जगह पे किसी लोकल कारणों से या और कोई कारण हो, एक कोई जगह से उठ जाएगा, दूसरी जगह से उठ जाएगा, तीसरी जगह वो फैलेगा। और सिर्फ मैं इसको सिर्फ ये वुमेन्स प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रखूँगी। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जो कन्हैया कुमार जिसको लीड कर रहे थे और उनके साथ हमारे बिहार में जो उन्होंने तकरीबन 1 महीने की पूरे बिहार में जो, और हर डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं, शकील अहमद खान और इन दोनों ने जो वहाँ पे लीड किया है, हर जगह लाखों लोग आ रहे थे। इनके पास कौन सी पार्टी है, कौन सा पैसा है जिसके बेसिस पे ये मोबिलाइजेशन कर रहे थे? यहाँ तक कि नीतीश कुमार को अपना बयान जो था और अपनी पोजीशन बदलने पड़ी। तो ये कह देना कि ये हावी हो गया ये नैरेटिव और ये जीत हो चुकी है, मुझे लगता है कॉन्टेस्टेशन हो रही है जोरों की। जी, कॉन्टेस्टेशन हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका मृदुला जी, अपना समय हमें देने के लिए। ये हकीकत है कि इस तरह के आंदोलन लगातार लंबे चलते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं। आज़ादी की लड़ाई हमारी गवाह है इस बात की कि कई साल सस्पेंड भी रहे, लेकिन फिर शुरू हो गए, फिर खड़े हो गए। तो अवतार सिंह सांधू पाश है उनकी कविता है, मैं तो घास हूँ फिर उगाऊँगा। आप मुझ पर रोड रोलर चला दो, बुलडोज़र चला दो, मैं घास हूँ, मैं तो फिर उगाऊँगा। बहरहाल अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 50 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना वायरस से 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना वायरस से कितने लोग प्रभावित हैं, ये डेटा शेयर करने से पैनिक का माहौल बन सकता है। हमारे हिसाब से पैनिक का माहौल बनने के लिए एक शर्त ज़रूरी होती है कि उदासीनता का, इनडिफरेंस का माहौल ना हो। जनता कोरोना वायरस को लेकर अभी भी उदासीन है, जागरूक नहीं है। जनता जागरूक हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी हमारे छोटे बड़े शहरों में लोग बाग जगह जगह पर थूकते खांसते दिखते हैं। सिर्फ टेलीफोन पर हर कॉल पर कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के मैसेज देने से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा या उसका ख़तरा ख़त्म नहीं होगा। हमारी सरकार हमारी पुलिस की तरह हादसा होने के बाद मौका वारदात पर प्रकट होती है, जलवा फरोज़ होती है। चीन में जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ वहाँ अब तो अपने उतार पर है, लेकिन अब अभी भी फ़ौज से कह रहे हैं कि क्वारंटीन की तैयारी करें। सजग सरकारें ऐसी महामारी फैलने से पहले ही तैयार रहती हैं, जैसा कि दुनिया के और देशों में देखने आ रहा है। लेकिन खामोश। हमारी केंद्र सरकार फिलहाल चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने में व्यस्त है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।